नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पशुपालन या फार्मिंग के नाम पर पशुधन को सीमा पार यानी बांग्लादेश के कत्ल खाने में भेजने वाले पशु तस्करों की और उनके इस पाप कर्म में भागी बनते भारतीय रेल की। तस्करी के जरिए भारत से बांग्लादेश भेजे जाने वाले पशुधन का बाजार 2014 से पहले तक 4000 करोड़ का था। केंद्र सरकार की उदासीनता और बांग्लादेश से सटे भारत के 5 राज्यों के प्रशासन की मिलीभगत के कारण बीएसएफ के लिए गौ तस्करी को रोकना एक दुरूह कार्य था। बांग्लादेश के साथ करीब 4100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसमें से करीब 800 किलोमीटर की सीमाएं ऐसी है जहां कोई बार नहीं है, यानी किसी भी तरीके का कोई रुकावट नहीं है, वो पूरा खुला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के गौ तस्कर गायों की नंबरिंग कर उसे खुला चरने के लिए छोड़ देते हैं और जब ये गाय चरते चरते बांग्लादेश पहुंच जाती है तो वहां तस्कर इसे नंबर के जरिए पहचान लेते हैं और फिर हवाला के जरिए भारत के तस्करों को पैसा पहुंचा दिया जाता है। नदियों में बल्ली से गौ माता को बांधकर भी नदी पार करा दिया जाता है। गौ तस्कर रोज नए नित तरीके का इस्तेमाल कर गौ तस्करी कर रहे हैं। बीएसएफ की सक्रियता और केंद्रीय गृह मंत्रालय की सख्ती के कारण गौ तस्करों का बाजार अब छोटा हुआ है। 2018 में आए नए आंकड़े के मुताबिक यह आंकड़ा 4000 करोड़ से घटकर केवल 1600 करोड़ का रह गया था, जो अब कम होकर करीब 100 करोड़ तक सीमित हो गया है। लेकिन अभी भी इसे पूरी तरीके से बंद नहीं कराया जा सका है। गौ तस्कर गायों को बांग्लादेश पहुंचाने के लिए देश भर से गायों को बॉर्डर स्टेट में लाते हैं और इस कार्य में वो भारतीय रेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय रेल पशुधन के परिवहन की सुविधा भी प्रदान करता है, लेकिन गौ तस्कर इस सुविधा का इस्तेमाल बड़े ही चालाकी से गौ तस्करी के लिए करते हैं। उनके इस पाप कर्म में रेलवे के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का अंदेशा भी लगाया जा रहा है। आज हम खुलासा करने जा रहे हैं कि फार्मिंग के नाम पर आगरा से बांग्लादेश भेजे जाने वाले उन पशुधनों का जो असम से बांग्लादेश के कत्ल खाने में भेज दी जाती है असल में, और करोड़ों के इस व्यापार में रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय थाने की मिलीभगत से यह सारा खेल होता है। रेलवे फार्मिंग और पशुधन के नाम पर जिन गौवंशों को आगरा से पश्चिम बंगाल या बॉर्डर स्टेट के लिए रवाना किया जाता है, उनमें से आधी से ज्यादा फार्मिंग की कसौटी पर खरी भी नहीं उतरती। लेकिन वेटनरी डॉक्टर के नकली सर्टिफिकेट पर विश्वास कर रेलवे के अधिकारी इसे मंजूरी दे देते हैं। नियमानुसार हर जिले के जिलाधिकारी से एनओसी भी लेना जरूरी है, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। रेलवे के जरिए पशुधन का ट्रांसपोर्टेशन होने के कारण ये तस्कर बेरोक-टोक इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। आगरा से भेजी जाने वाली 80% गौवंश दुधारू नहीं है, फिर भी उसे पशुधन के नाम पर भेजा जा रहा है। दरअसल रेलवे के जरिए ये पशु तस्कर भैंस के नाम पर गौमाता की तस्करी भी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें देखने और रोकने वाला कोई नहीं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे पशु तस्कर रेलवे के जरिए गौ तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। गौ तस्करी के इस पाप कर्म में कैसे रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों की भागीदारी है और बांग्लादेश से सटे राज्यों के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग कैसे देते हैं गौ तस्करी को अंजाम। और यह भी बताएंगे आपको कि क्यों बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल के किसान छोड़ चुके हैं खेतीबाड़ी और कर रहे हैं कुछ अलग धंधा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले इस गौ तस्करी पर हमने एक रिपोर्ट बनाई है कि किस तरीके से आगरा से रेलवे के जरिए गौ तस्करों को बांग्लादेश तक पहुंचाया जाता है। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। सुदर्शन न्यूज ने पशुओं की तस्करी को लेकर एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। सुदर्शन न्यूज भारत से बांग्लादेश में हो रहे गौवंशों की तस्करी का काला चिट्ठा खोलने जा रहा है। इसके साथ हम एक और चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं कि रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से कैसे सैकड़ों गौवंशों को बांग्लादेश के कसाई खानों में भेजा जाता है। अभी हाल ही में ट्रेन संख्या 15635 गुवाहाटी एक्सप्रेस में पशु तस्करी का मामला सामने आया है। आइए आगे आपको सुनाते हैं रेलवे अधिकारी का बयान, जिनका कहना है कि पशु तस्करी की रेलवे और रेलवे गार्ड को कोई जानकारी नहीं है।
मिलान क्या नंबर सही है? ये 19 बोल रहे हैं, यहाँ 18 दिख रहा है। ये 18 जो है ना, ये मेरा कोच नंबर जो उसका सीरियल है। अच्छा, जो कितना है कहाँ उसका 19 नहीं। लिखा है? थोड़ा सा वो दिखा दीजिए। 19 इसमें हम लोग को पेपर नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो आप लोग कैसे मालूम चलता कितना है? यहाँ 20 ना, हम 18 लोग को कुछ मालूम नहीं रहता इस बारे में। आप लोग को मालूम नहीं रहता है? कुछ मालूम देखिए, ये इंक्वायरी का विषय है। रेलवे में बुकिंग हुआ है 29 गाय, यानी कि भैंस 19 गाय या भैंस। इनको गार्ड साहब को ये क्वांटिटी मालूम है, इनके पास जो पेपर है उसमें नंबर ऑफ गाय या जो कैटल है वो नहीं लिखा गया। यह भी इंक्वायरी का विषय है, तो हम लोग डिपार्टमेंट के पास जाके इसका लिखित अभियोग देंगे कि आप लोग इस तरह से कैसे कर सकते हैं। गार्ड साहब तो हम बुकिंग करेंगे। धन्यवाद। काफी समय से हिंदुस्तान से बांग्लादेश में चल रहा पशु तस्करी के व्यापार के पीछे एक बड़ी वजह है इनकी बढ़ती मांग और सप्लाई। इनकी तस्करी करने वाले कई तरीकों से इन्हें सुरक्षा बलों से बचते बचाते इनकी सप्लाई करवाते हैं। देश से रोजाना हजारों की संख्या में भारतीय सीमा से लगे बांग्लादेश के 4000 कसाई खाने में पशु तस्करी की जा रही है। जहां एक ओर हिंदुस्तान में गौ माता की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं पशुओं की तस्करी किए जाने की खबरें लगातार सामने आना अपने आप में बेहद शर्मनाक है। इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे भारत की गौवंश बांग्लादेश पहुंचती है और कैसे रेलवे अधिकारियों की मिलीभगत से सैकड़ों गौवंशों को बांग्लादेश के सटे राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज से चेतना की रिपोर्ट। तो गौ तस्कर तरह तरह के जुगत लगाते हैं, तरह तरीके की नियम निकालते हैं। एक अगर पकड़ा जाता है तो फिर दूसरे तरीके अपनाते हैं, दूसरा पकड़ा जाता है तो तीसरा नियम निकालते हैं। अब ये नया जो एक तरीका इनका है कि रेलवे के जरिए जो है गौवंशों को देश के दूसरे इलाके से उन बॉर्डर स्टेट में पहले पहुंचाया जाता है और वहां से फिर इन्हें बांग्लादेश ट्रांसफर कर दिया जाता है, सीमा पार करा दी जाती है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। गुरप्रीत सिंह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त गौरक्षा दल के। इसके अलावा शशांकधर शेखर है, अधिवक्ता है पटना हाई कोर्ट के और विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजू गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे बीच में। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं गुरप्रीत जी से करना चाहूँगा। गुरप्रीत जी, ये पूरा मसला जो है, ये पूरा मसला आपसे अभी हमारे दिन में बातचीत हुई थी कि रेलवे की भूमिका संदिग्ध है। रेलवे की भूमिका यानी रेलवे के कुछ अधिकारी जो है या जो पार्सल में जहां से इन गाय को बिठाया जाता है पार्सल में और इनको दूसरे स्टेट में किया जाता है, तो जो नियम कानून है उन कानूनों का या जो तरीके हैं उन तरीकों का इस्तेमाल जो किया जाता है, उसमें एनओसी ली जाती है, उस एनओसी का या जो प्रक्रिया आपके हैं उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि किस तरीके से रेलवे का इन्वॉल्वमेंट है, यानी रेलवे के अधिकारी कौन से ऐसे अधिकारी हैं, कौन से ऐसे की पर्सन हैं जिनकी लापरवाही की वजह से गौवंशों को सीधे कत्ल खाने तक पहुंचा दिया जाता है रेल के जरिए। ऐसा है, ये जो यहाँ से लोडिंग हो रही है जी, इसके लिए दोनों तरफ की एनओसी चाहिए। यहाँ लोडिंग की, वहाँ अनलोडिंग की, और जिस स्पॉट पे इनको जाना है, जिस फार्म में लेके जाना है, उस फार्म की जो है फिजिकली वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो एड्रेस वहाँ के दिए गए हैं वहाँ पे कोई फार्म ही नहीं है, और गुवाहाटी से ये लोड होके ट्रेन से उतरते हैं, वहाँ से ट्रकों में लोड करके इनको और सीधा बॉर्डर एरिया में पहुंचा दिया जाता है। वहाँ से इनकी स्मगलिंग बांग्लादेश के लिए होती है। तो रेलवे के चंद अधिकारी कुछ पैसों के लिए ऐसे लोडिंग करवा रहे हैं, और जो ये मवेशी हैं वो पहुंच रहे हैं बॉर्डर पे। बॉर्डर से जब तस्कर इसकी तस्करी बांग्लादेश को करते हैं तो उसमें हमारे बीएसएफ के जवानों की जान खतरे में आती है, क्योंकि जो तस्कर हैं वो हमारे जवानों पे फायरिंग भी कर रहे हैं और बम वगैरह भी मारते हैं। तो चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इससे पहले यहाँ से 4 ट्रेनें जा चुकी हैं, उनमें से हमने एक ट्रेन को बिहार में रुकवाया। जब वहाँ अधिकारियों को बोला कि ये अनलीगल है, गलत जा रहा है, तो उन्होंने फोर्सफुली वहाँ पे फोर्स लगा के उसको वहाँ से रवाना कर दिया। गुवाहाटी में रोकी कुछ देर के लिए, जीआरपी ने रोका, उसके बाद उनको लोड करवा दिया। आगरा के अधिकारियों को मिले, उनसे बात की, उनको कहा तो बोले नहीं जी हमारे पास परमिशन है। तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इन बेजुबाना की जान कैसे बचाई जाए।
तो ये सारे जो जहां से लोडिंग हो रही है और जहां अनलोडिंग हो रही है, दोनों जगह के अधिकारी इसके लिए दोषी हैं। गुरप्रीत जी, एक जो चीज़ आपने कही कि जिन फार्मिंग हाउस का एड्रेस दिया जा रहा है वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन रेलवे के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि अगर आप किसी पशुधन की बुकिंग करवाते हैं कहीं भेजने के लिए, तो जो एड्रेस है उस एड्रेस का वेरिफिकेशन रेलवे करवाएगी, ये उनका काम नहीं है रेलवे का। जो एनओसी जारी की गई है वो एनओसी किस बिना पे, किस आधार पे जारी की गई है? नहीं, एनओसी रेलवे तो जारी नहीं करता है ना, एनओसी तो डीएम जारी करते हैं। तो क्या डीएम की अधिकारियों की लापरवाही है ना इसमें? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि डीएम जो है, डीएम ने एनओसी जारी नहीं किया, जहां तक मेरी जानकारी है कि डीएम ने एनओसी जारी नहीं किया है और डीएम के एनओसी के बिना ही इसे लोड कर दिया गया है और इसे भेज दिया गया है। तो ये रेलवे की ये लापरवाही है। जब डीएम की एनओसी नहीं है तो यहाँ के रेलवे अधिकारियों ने लोड कैसे कर दिया? बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ कि डीएम की लापरवाही है और डीएम के साथ साथ जो है वो रेलवे अधिकारी जो है पेपर को पूरी तरीके से जांच नहीं रहे हैं और बिना पेपर, बिना एनओसी के जो है लोड कर दिया जा रहा है और इसमें सबकी मिली भगत है। गुवाहाटी के डीआरएम ने इसको रिलीज कैसे कर दिया? जी, जब असम की इनके पास एनओसी नहीं है तो गुवाहाटी के डीआरएम ने इसको रिलीज कैसे कर दिया? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं पूरा जो रेल के जो अधिकारी हैं, जीआरपी है, वो सबकी मिली भगत है, क्योंकि किसी एक अधिकारी के अंतरराष्ट्रीय पशु तस्करों से मिले हुए हैं ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी एक स्टेशन के अधिकारियों की जवानों की जान के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। किसी एक मैं तो ये सोच रहा हूँ एनआईए इतने बड़े बड़े काम कर रही है, उसकी निगाह इस पे क्यों नहीं पड़ रही? बिल्कुल, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इतने बोगियां भर भर के मवेशी जा रहे हैं और वो सारे बॉर्डर पार करके बांग्लादेश पहुंच रहे हैं, तो क्या उधर से कुछ बोरियों में हथियार नहीं इधर आ सकते? ये लोग क्या नहीं कर सकते? जो आदमी, जो एक संगठन, जो एक ग्रुप मिलके एक टाइम पे 20-20, 40-40 मवेशियों को बॉर्डर पार करवा देता है, वो 2-4 बोरे इधर नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल, ये तो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है। कहाँ सोए हुए हैं हमारे अधिकारी? आपके माध्यम से मैं अधिकारियों से यही सवाल करना चाहता हूँ। जी गुरप्रीत जी, शशांकधर शेखर हमारे साथ हैं, इन मुद्दों पे बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग के प्रमुख भी हैं और इसके अलावा अधिवक्ता भी है पटना हाई कोर्ट के। शशांकधर शेखर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस तरीके के काम जो हैं आपने पश्चिम बंगाल हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, सारे स्टेट में किया, हरियाणा में भी आपने किया है। मैं आपके अनुभव से ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम होता है। गुरप्रीत जी ने बताया कि रेलवे के अधिकारी, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जहाँ से आप लोड कर रहे हैं, यानी आगरा से अगर ये इनिशिएट हुआ तो केवल आगरा के रेलवे अधिकारियों को मिला लिया जाए और उसके बाद ये लोड करवा लिया जाए। एक जो पूरा चेन, जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरती है, उन सभी इलाकों के रेलवे अधिकारियों की मिली भगत होती है और वो उस रैकेट का हिस्सा होते हैं। ये कितना खतरनाक आप मानते हैं? जिस तरीके से गुरप्रीत जी ने कहा कि जब गाय को आप भेज सकते हैं तो आप हथियार को ला भी सकते हैं, तो कुछ भी किया जा सकता है। कितना खतरनाक मानते हैं? और इसमें और ज्यादा इनपुट आपके है, जब आप काम कर रहे थे तो आपके अपने अनुभव क्या थे? डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस बात को मान के चलना होगा कि जो कैटल स्मगलिंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऐसा नहीं कि किसी एक ट्रेडर ने किसी दूसरे ट्रेडर को बेच दिया, बिल्कुल, और यहाँ कंसाइनमेंट लोड हुआ, वहां अनलोड हो गया। ये केवल इतना ही नहीं है, बाकी वस्तुएं जैसे रेलवे ट्रैफिक करती है, यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसके तरह का नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। और जब केंद्र सरकार ने, मैं इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एनआईए की टीम को लगाया, तो बड़े बड़े व्हाइट कॉलर लोग वेस्ट बंगाल से भी और फिर आर्म फोर्सेस में भी तैनात लोगों की जो है गिरफ्तारी हुई है और उनका जो है इन्वॉल्वमेंट जो है वो सामने आया है। बिल्कुल, आपने गुरप्रीत जी से जी एनओसी के बारे में जो हमने बात की थी, एक बार शशांकधर जी का लगता है एक कनेक्शन हमारा, आवाज आ रही है क्या शशांक जी? आपका वीडियो तो नहीं आ रहा, आवाज आ रही है आपको?
फिर से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुरप्रीत जी के पास वापस चलते हैं। गुरप्रीत जी, एक जो बात आपने कही कि एनआईए का उसमें आना चाहिए, एनआईए ने बीच में ये किया है। एक जो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बाजार है और इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है इसमें। 2014 के पहले 9,000 करोड़ का पूरा मार्केट था ये, जो कि अब घट के 100 करोड़ पे आया है। हालांकि 100 करोड़ भी एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा साइज है। क्या आपको लगता है कि ये इसमें कुछ स्थानीय लोगों का ही केवल इन्वॉल्वमेंट है, रेलवे के अधिकारियों का ही इन्वॉल्वमेंट है, या आपको लगता है कि सत्ता में बैठे कुछ लोगों का भी संरक्षण है? खासतौर पे अगर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि जब तक पॉलिटिकल संरक्षण यानी सरकार से संरक्षण नहीं मिले तब तक इतने बड़े रैकेट को इतनी आसानी से चलाया नहीं जा सकता? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सरकार और पुलिस का संरक्षण ना हो और इतना बड़ा रैकेट चल जाए। जी जी, शशांक जी आप कुछ बोल रहे थे। जी शशांक धर जी, हाँ जी बोलिए, बात पूरी कीजिए शशांक जी। शशांक जी की आवाज नहीं आ रही है। एक बार गुरप्रीत जी आप कुछ बोल रहे थे, आप बात पूरी कीजिए। ये कभी नहीं हो सकता कि ये संरक्षण के बिना ये काम चल सके। और वेस्ट बंगाल में तो तस्करों को खुला संरक्षण है, वहां की सरकार का, वहां की पुलिस का। बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार तस्करों को खुला समर्थन देती है। इसी वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा तस्करी होती है। बंगाल में ही मैक्सिमम घुसपैठिए बंगाल में रहते हैं, वही घुसपैठिए उधर बांग्लादेश के लिए इसकी स्मगलिंग करते हैं। और 100 करोड़ रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है। बिल्कुल। और इस ट्रेड का मैक्सिमम प्रॉफिट है जो वो देश के आतंकवाद को पालने के लिए ही लगता है। बिल्कुल। ये जो ट्रेडर हैं, जो छोटे छोटे ये जो व्यापारी लोग हैं, इनको तो बहुत कम मार्जिन इसमें से मिलता है। इसका मोटा मुनाफा है जो देश की आंतरिक सुरक्षा को भेदने के लिए लगाया जाता है। गुरप्रीत जी एक जो शुद्ध भाषा में कहूं जी तो गो तस्करी का जितना प्रॉफिट है उसका 80% इस्लामिक आतंकवाद पे खर्च होता है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री से एक अपील है कि कृपया इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो हमें बहुत ही बुरे समय को देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस धंधे में कितना पैसा है। कि जो हमारे पास एक इनपुट ये भी आया है, गुरप्रीत जी और शशांक धर जी अगर आप सुन रहे हो तो आपसे भी मेरा सवाल है कि जो बॉर्डर इलाके हैं, जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जो 5 हमारा स्टेट है भारत का, उन बॉर्डर इलाके के जो गांव हैं वहाँ पर लोगों ने खेती छोड़ दी है। वो खेती इसलिए नहीं छोड़ी कि वो खेती करने के लायक नहीं है। इनफैक्ट उनके पास इस गौ तस्करी से इतना पैसा आ जाता है कि उनके पास ना तो समय है और ना वो चाहते हैं, क्योंकि एक बार अगर एक दिन में अगर 2 से 4 गाय भी वो बॉर्डर इधर से उधर करवा देते हैं तो 10 से 20 हज़ार रुपया उस किसान को एक दिन में मिल जाता है। तो कहने को तो वो किसान के रूप में खेत को कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो तस्कर है और सारे जो किसान हैं वो तस्करी में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए वहाँ पर खेती नहीं हो रही है, तस्करी ज़्यादा हो रही है। शशांक जी। यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक कमेटी है जी, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया था जो स्मगलिंग पे 2017 में अखिल भारत कृषि गौ सेवा संघ ने एक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा जी, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, इनसे जो इंटरनेशनल स्मगलिंग हो रही थी कैटल को, उनको लेकर के एक PIL दाखिल किया था। ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने इसको मॉनिटर किया, सारे स्टेट को नोटिस किया और इसी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने काम करते हुए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के 203 पन्ने की एक रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। उस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है जी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने इसको प्रिपेयर किया है कि जो नेबरिंग इलाका, जो फेंसिंग, जो इंटरनेशनल फेंसिंग से जुड़ा हुआ जो गांव है, वो हॉल पूरा का पूरा गांव जो है स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और जो रेलवे का जो अभी बर्निंग इशू आ रहा है कि रेलवे ट्रैफिक करके असम को भेज रहा है, गुवाहाटी, आगरा से जी। तो इसमें जो रिकमेंडेशन आया था, जो मोटा मोटी पॉइंट्स आई थी कि रिकमेंडेशन में कहा गया था कि पूरे के पूरे गांव वालों ने खेती करना छोड़ करके और स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। उसने जो सजेशन दिया था ऐसा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो रिकमेंडेशन ये आया था कि उस दौरान एक चीजें और हो रही थी जी, कि BSF कैटल को पकड़ रहा था ड्यूरिंग द इंटरनेशनल स्मगलिंग, बट वो कैटल कस्टम डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर रहा था और कस्टम डिपार्टमेंट उसको ऑक्शन करके फिर स्मगलर्स को ही बेच रहे थे।
बिल्कुल, यानी तो ये जो है एक चेन बन रहा था। बिल्कुल तो उसने रिकमेंडेशन किया कि उन सीज्ड कैटल को उस अनदर स्टेट में शिफ्ट किया जाए जिसकी सीमाएं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से नहीं लगती है। बिल्कुल उसका कंप्लीट एम ये था कि जो प्रिवेंटिव स्टेप उठाना है किसी भी क्राइम के कंट्रोल को लेके, जैसे गांजे की स्मगलिंग या ड्रग्स की स्मगलिंग को लेकर के, अगर किसी को प्रिवेंटिव स्टेप उठाना है तो कम से कम उस प्रोडक्ट का उत्पादन वहां से बंद हो। बिल्कुल गांजे की खेती अगर होगी बॉर्डर इलाके में तो स्मगलिंग भी होगी। बिल्कुल तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्मगलिंग को रोक दीजिए और गांजे की खेती को प्रमोट करिए, सब्सिडी दीजिए। तो यहां उत्तर प्रदेश के कैटल को इलीगली रेलवे के द्वारा असम में दिया जा रहा है। वहां अगर कैटल का डेंसिटी होगा और ऐसे कैटल भेजे जा रहे हैं जो अनुपयोगी हैं, दे आर नॉट फिट फॉर फार्मिंग, तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली दे आर प्रोमोटिंग द स्मगलिंग। अगर सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्राइम जो है उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, उसकी जो है उपलब्धता बॉर्डरिंग स्टेट में बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से स्मगलिंग होगा, क्योंकि उस कैटल का होगा क्या जो अनुपयोगी है, दे आर नॉट फिट फॉर फार्मिंग। ये सांड वहां से जा रहे हैं, नंदी वहां से जा रहे हैं, वहां मेल बुफेलो वहां से जा रहे हैं। बिल्कुल रेलवे के पीआरओ सब सियाची जी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। 1978 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था और उसको जो है उन्होंने फिर अमेंडमेंट किया 2001 में। रेलवे ने एक सर्कुलर निकाला था कि जब बुकिंग होगा, कोई भी कैटल कंसाइनमेंट जहां से बुक होगा, वहां पे जो कंसाइनर है वो कंसाइनी से एक डिक्लेरेशन लेगा कि ये कैटल हम लोग इस जगह पे इस पर्पस से ले जा रहे हैं और इनका उपयोग जो है स्लॉटर के लिए नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। दूसरा होगा जो कंसर्न जुरिस्डिक्शन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एनओसी लिया जाएगा कि दे आर परमिटिंग द कैटल टू ट्रांसपोर्ट वन स्टेट टू अनदर स्टेट। बिल्कुल बिल्कुल शशांक जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा एक मिनट। हमारे पास रेलवे के जो पीआरओ हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, सब्सियाची जी है हमारे साथ। नमस्कार, आपका स्वागत है सब्सियाची जी। और ये जो मसला चल रहा है कि रेलवे के जरिए गौ तस्करी हो रही है और इसमें कहीं ना कहीं रेलवे की लापरवाही सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? क्या रेलवे को जो प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, क्या रेलवे वो प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहा है? इसकी वजह से जो गोवंश है वो गलत तरीके से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रही है और सीधे बांग्लादेश के कत्ल खाने तक पहुंच रही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जब कैटल ट्रांसपोर्टेशन का बात आता है, हम बिना सही डॉक्यूमेंट के ट्रांसपोर्टेशन नहीं करते हैं। इस केस में भी हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारे हमें मिले थे और जब कंप्लेन हुआ था, जब हमने चेक करवाया था, तब भी इनकी वेरिफिकेशन की गई थी इन डॉक्यूमेंट्स का, वो सारे डॉक्यूमेंट सही मिले थे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब इसमें जितने ऑल डॉक्यूमेंट, जो सारे डॉक्यूमेंट सही थे, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन इसमें इफेक्ट किया गया। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोग देखते हैं इसमें? जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? देखिए, यहाँ से एक एनओसी दिया जाता है, आपके वेटनरी डॉक्टर का एक सर्टिफिकेशन होता है और जो ट्रांसपोर्टर है उसका खुद का एक डिक्लेरेशन होता है। ये सारे हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। लेकिन जो आपके पास जो एड्रेस दिया जाता है कि ये जो कैटल है ये इस फार्म हाउस में जा रहा है, उस एड्रेस को कौन वेरीफाई करता है कि सही में वो उस फार्म हाउस में जा रहा है या नहीं जा रहा है? देखिए, ये फार्म हाउस पे जा रहा है वो वाला हमें नहीं दिया जाता। हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके सारे डिटेल दिए जाते हैं। वो वाले डॉक्यूमेंट्स हम चेक करते हैं और वो हमें सही मिले थे सारे। लेकिन सब्सियाची जी, ये जो एनओसी है वो एनएसयू डीएम यही तो चेक करते हैं, ये रेलवे का काम नहीं हो सकता है। लेकिन डीएम जो है वो यही चेक करता है, तो क्या डीएम का वो पेपर इसमें आपके पास है कि ये एनओसी जो दिया गया है जिस एड्रेस पे जा रहा है वो उसी एड्रेस पे जा रहा है? क्योंकि हमारी जो जांच है उसमें ये पता चला है कि जो एड्रेस लिखा गया वो एड्रेस तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं, वैसा नहीं है। ये देखिए, जब अनलोडिंग होता है, जब हमसे कैटल को फिर से लिया जाता है हमसे, तब भी हमारी वो जांच होती है। उसमें हमने वो भी वेरीफाई करवाया था, वो सही मिला था, हमें सारे डॉक्यूमेंट सही मिले थे। नहीं, ये मैं बार बार एक ही चीज़ पे मैं पूछ रहा हूँ कि जो एड्रेस दिया गया था उस पेपर पे कि यहाँ पे अनलोड होगा इस फार्म, क्योंकि आप जो है फार्मिंग के लिए ले जा रहे हैं, तो फार्मिंग के लिए ले जा रहे हैं, तो जिस फार्मिंग का एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस को वेरीफाई कौन करता है? वो डीएम करते हैं। और तो डीएम का वो पेपर आपके पास है वहाँ पे? डीएम है नहीं, ये पेपर तो जो हमारे साथ जुड़े वो तो कह रहे हैं कि वो पेपर वेरीफाई ही नहीं किया जाता है रेलवे के द्वारा। आप केवल जो है वेटनरी डॉक्टर वाला वेटनरी का जो सर्टिफिकेट है वो केवल आप लोग वेरीफाई करते हैं? नहीं, और वो जो एनओसी होता है वो भी हम वेरीफाई करते हैं। जी, हमारे साथ गुरप्रीत जी हैं। गुरप्रीत जी, क्या आप
उसमें भी इनके पास जो होता है वो फिट फॉर जर्नी होता है जी। वो सर्टिफिकेट ये नहीं होता कि ये मिल्किंग है और नॉन मिल्किंग है, ओनली फिट फॉर जर्नी होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो वेटनरी डॉक्टर तो केवल यही देंगे कि फिट जो कैटल है वो जर्नी के लिए फिट है, लेकिन वो मिल्क दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं पशुधन का जिस वेटनरी डॉक्टर ने वो मेंशन किया हुआ है। चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ। क्या वो पेपर आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ, मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सर्टिफिकेट नहीं है कि ये सर्विस में है या नहीं है या आउट ऑफ सर्विस है। जो बुल गए हैं उनका किसी का कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि ये ब्रीडिंग के काबिल हैं या नहीं है। एक चीज सब साची जी, एक चीज और मैं जानना चाहूँगा कि आगरा से अगर लोड किया जाता है और इसको सिलीगुड़ी में वहाँ पे उतारा जाना है या पश्चिम बंगाल में कहीं उतारा जाना है, तो इस दौरान जितने भी स्टेशन है क्या उस दौरान भी वेरीफाई होता है स्टेशन पे कि जो कैटल वहाँ पर लोड हुआ था वही इसमें है, बीच में कोई दूसरा लोड नहीं किया गया उसकी जगह? क्योंकि अभी जो हमारी टीम ने जो वहाँ पर चेक किया था कि संख्या उसमें कहीं लिखी हुई नहीं होती है, जो पेपर है कितने कैटल हैं आपके पास, ये संख्या पेपर पे मेंशन नहीं था। मेंशन था जी, देखिए 2 वीपी लोड हुए थे, दोनों में संख्या मेंशन थी। जो संख्या लोडिंग की गई वही संख्या हमें मिली है यहाँ पे जांच पे, और सिलीगुड़ी पे नहीं, हम एकदम एंड पॉइंट जो गुवाहाटी में थी वहाँ पे जांच की गई थी, वहीं पे मिली है हमें, उतनी ही संख्या मिली। चलिए, जब आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पे यकीन कर रहा हूँ, और मैं चाहूँगा कि जब हमारे रिपोर्टर आपके पास जाएं तो वो पेपर थोड़ा आप मुझे प्रोवाइड करें, सो दैट कि मैं क्रॉस चेक करवाऊँ। क्योंकि मेरा काम, हमारा केवल इल्ज़ाम लगाना नहीं है, हमारा काम है कि अगर आप सही कह रहे हैं तो हम वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। गुरप्रीत जी, क्या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा तो इनसे यही सवाल है कि आप जो उसमें जो बुल गए हैं उन बुल का क्या सर्टिफिकेट है आपके पास कि वो ब्रीडिंग के काबिल है या नहीं है? अगर हम आपको, हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिएगा, हम प्रोवाइड कर देंगे उनको। आपके डॉक्यूमेंट में तो यही है ना कि ये फिट फॉर जर्नी है। नहीं, वो हमें क्या हो रहा है? नहीं, हमें दो सर्टिफिकेट। जी बोलिए। जो एक तस्कर है उसने जो इतनी बड़ी तस्करी कर रहा है उसने आपको एक एफिडेविट दे दिया और आपने उस एफिडेविट के बिहाफ पे ये सारा काम उनको पेपर बना के दे दिए, वो आराम से लेके जा रहे हैं सर। देखिए, पहली बात है कि जो हमें वेटनरी से सर्टिफिकेट मिलता है उसमें लिखा रहता है कि वो मेल्स है, फीमेल्स मिलकर हैं, और हमें जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन हम उतना ही चेक कर पाते हैं, और वो ये भी डिक्लेरेशन देता है कि वो एग्रीकल्चर और ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज आप बताएंगे, जब वो लोडिंग होती है तो जिस एनिमल का आपको सर्टिफिकेट मिला, क्या उसको साथ में मैच किया जाता है? वहाँ आपके अधिकारी रहते हैं उसको मैच करने के लिए? जहाँ पे लोडिंग होती है वहाँ पे किया जाता है। गाड़ी आती है साथ में लगती है, हाँ जी हमने 20 लोड कर दिए, ठीक है जी, ओके, साइन किया, चलते बने। मैं खुद वहाँ आगरा में पास खड़ा था, कोई किसी के पास नहीं गया, किसी ने कोई जानवर नहीं देखा कि हाँ ये जिसका सर्टिफिकेट है वही जानवर है या कोई और है। देखिए, आगरा में क्या हो रहा है, कोई टैगिंग नहीं है, उनके ऊपर रंग के साथ नंबर लिख दिया 110, 105, 115। वो चार कैटल के ऊपर भी लिख देंगे तो अपना एक बार इनका जवाब सुन लीजिए, इनका जवाब। जी सब साची जी। मैं यही कह रहा था कि हम डॉक्यूमेंट सारा वेरीफाई करते हैं, और जहाँ पे लोडिंग होती है वेरिफिकेशन भी होते हैं वहाँ पे, इसीलिए लोडिंग अलाउ की जाती है। ठीक है सर जी, रात को 10 बजे, रात को 11 बजे लोडिंग हो रही है, कौन सा अधिकारी था वहाँ? आप जरा मेरे को उनका नाम बता सकते हैं? मैं वहाँ पे देखिए, मैं बता नहीं पाऊंगा, मैं तो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में ही देखता हूँ। मैं तभी तो ये तो आगरा रात को 11 बजे लोडिंग हो रही है, 12 बजे लोडिंग हो रही है, और ले जाके चुपके से बोगियां खड़ी कर दी गई साइड पे, ट्रेन के साथ जोड़ी और निकाल दी। देखिए, बोगियां चुपके से नहीं होती है, वो सारे साइडिंग होते हैं जहाँ पे लोडिंग की जाती है उनमें। शशांक जी कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। कम से कम यहाँ वाले मेरा एक सवाल है, उन्होंने केवल बताया कि वेटनरी सर्टिफिकेट, जो रेलवे का सर्कुलर है वो सब्यसाची जी को जानना चाहिए, और वो रेलवे का सर्कुलर 2000 ईस्वी में, उसका लेटर नंबर है TCR/2211/2000/12, ये 12 नवंबर 2000 को इशू किया गया है। इसमें जो कंडीशंस दिए गए हैं उसमें से केवल एक है, ए से लेकर ओ तक
उसमें कंडीशंस इम्पोज किए गए हैं। हेलो। उसमें केवल एक है जी। फिट फॉर ट्रांसपोर्ट। मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? उसमें ये भी है कि जो ट्रांसपोर्ट किए अब आ रही जाएंगे है? कैटल, उनके गले में जो है रेड बोल्ड लेटर से लिखा जाएगा नेम ऑफ द कैटल, उसका डिस्क्रिप्शन एंड द नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड उसका मोबाइल नंबर। जो तस्वीरें आपके सामने आई हैं जी। वो है क्या? नहीं, उसमें तो वो कुछ सारे नहीं है। डॉक्यूमेंट जो थे सारे हैं हमारे सेल्फ पास। एविडेंट है कि ये डॉक्यूमेंट्स में फुलफिल कोई नहीं किया गया डिस्क्रिपेंसी है। नहीं है। इसके अलावा जो 4 मोटे मोटे तौर पर जो है कंसाइनर के लिए है डेडलाइंस कि व्हाट टू डू एंड व्हाट डू नॉट, कि लिखा है कि रेलवे स्टाफ शेल नॉट एक्सेप्ट द कंसाइनमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट, फॉरवर्डिंग नोट। सेकेंड, indemnity bond conveying all the attendant of the wagons। तो indemnity bond नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइड वेटनरी सर्जन कन्वेइंग ऑल द एनिमल्स, केवल एक सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर्स ही उसमें अवेलेबल है। दूसरा, एनओसी फ्रॉम द डीएम भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, ये तो इसके कह रहे हैं अलावा डीएम का जो एनओसी है, इनके पास डीएम का एनओसी है, ये ऐसा कह रहे हैं। और सब्यसाची जी जो है वो बोल रहे हैं कि आप आएँ तो हम उसे प्रोवाइड भी करा देंगे, तो हम उसे भी देख लेंगे। हमारा काम ये है कि अगर कोई इल्ज़ाम है और कोई अगर क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा है तो हम उसको भी देखेंगे और उसके बाद ही कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम इस गौ तस्करी को रोकना है। और मुझे लगता है कि सब्यसाची जी है उनका भी काम यही होगा। वो भी नहीं चाहते होंगे कि इस तरीके की का काम हो और हमारी जो गौ माता है वो यहाँ से रेलवे के जरिए जो है सीधे कत्ल खाने में पहुँचे। मुझे लगता है कि सबका इंटेंशन ये। जी देखिए, सीधी बात है कि रेलवे लॉ ऑफ द लैंड को पूरी तरह से मानेगी। जी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो इलीगल होगा, और ना ही इस केस में हुआ है। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए थे, इसके बाद ही ट्रांसपोर्टेशन और अनलोडिंग भी हुई थी। सर जी, आपने उनके पेपर सारे देख लिए, डॉक्यूमेंट देख लिए, मगर सबसे बड़ी जो वो अवहेलना हो रही है कोर्ट के ऑर्डरों की कि रात को कभी भी लोडिंग अनलोडिंग नहीं होती है। और आगरा में लोडिंग होती रात को 11 बजे के बाद है, और लोडिंग के टाइम वेटरनरी ऑफिसर जो डॉक्टर है वो वहां पे मौजूद रहेंगे। अकेले एनिमल की फोटोग्राफी होगी, उसकी टैगिंग होगी। किसी की टैगिंग नहीं हुई, किसी की फोटोग्राफी नहीं हुई, कोई एनिमल ऑफिसर वहां पे नहीं है। रेलवे का एक आदमी साइड पे खड़ा है, गाड़ी आके लगी, लोडिंग हुई, हाँ जी हमने 20 लोड कर दिया, ठीक है जी, साइन किए और चलते बने। रात को 11 बजे लोडिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता। लाइव स्टॉक रात को 11 बजे 12 बजे कैसे लोडिंग हो जाता है जी? ठीक, आपने जो हमें बताया वो भी हम चेक करवा देंगे। हम बता देंगे उधर जो आगरा कैंट में जो है उधर चेक करवा देंगे। दूसरा है कि हम वैसे हम आपको फिर से बता देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी। ठीक है। दूसरा है कि जो नंबर ऑफ कैटल कितने होने चाहिए उसके लिए भी जो है डिपार्टमेंट ने एक जारी किया है। ये नंबर ऑफ कैटल जब हमारे कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोका तो उसमें 19 थे, 19। जबकि रेलवे का जो सर्कुलर है कि ब्रॉड गेज यानी बड़ी रेलवे लाइन से भी 10 से अधिक कैटल लोड नहीं किए जा सकते। और अगर 10 से अधिक लोड किए गए हैं दैट मींस की दैट इज द क्रूएल्टी एंड दैट इज ऑफेंस अंडर सेक्शन 11 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। और उसमें स्पष्ट जिम्मेवारी है कि उसमें कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर और एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द ऑफेंस आर सेवरली एंड जॉइंटली लायबल एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन। उसमें रेलवे के अधिकारियों की क्रिमिनल लायबिलिटी तय होती है कि उन्होंने जी जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। धारा 3 और धारा 11 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। सब्यसाची जी तो रेलवे को ये देखना चाहिए। दूसरा हमारा रिक्वेस्ट होगा कि हम सबका कोई उद्देश्य है वो है देश के अगेंस्ट में जो काम हो रहा है। नहीं सर, ऐसी गाइडलाइन तो है सर, इस गाइडलाइन तो एक्ट पढ़ लीजिए सर, उसमें सारी गाइडलाइन है। तो ये लोग रेलवे को ठीक है। मैं सर सब्यसाची जी को जो गाइडलाइन आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गाइडलाइन नहीं है, वो गाइडलाइन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो गाइडलाइन आप भी देख लें, क्योंकि ये गाइडलाइन है तभी हम लोग बात कर रहे हैं। और ये क्लियर गाइडलाइन है कि नंबर जो है वो ज़्यादा 16 से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्रुएलिटी के भीतर में आता है। फिलहाल हमारे पास समय की भी कमी है और आखिरी कमेंट में लेना चाहूँगा। सब्यसाची जी आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद। गुरप्रीत जी, मैं आखिरी कमेंट चाहूँगा। रेलवे ने तो अपनी बात कह दी कि ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सही था, बाकी चीज़ें ये प्रोवाइड करा देंगे, और जो गाइडलाइन इनको नहीं पता है उसके बारे में वो गाइडलाइन हम इन्हें प्रोवाइड करा देंगे, और आगे भी वो अपने दर्शकों को जो है इसका फॉलोअप लेकर के बताएंगे। लेकिन जो भी कुछ हो, ये बात तो सच है कि सच चाहे रेलवे बोल रहा हो चाहे आप बोलो, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि गौ तस्करी हो रही है और गौ हत्या हो रही है, और भारत से
बांग्लादेश के कत्लखाने में गाय को पहुंचाया जा रहा है। दोषी चाहे कोई भी हो, भले रेलवे नहीं हो, कोई दूसरा हो, लेकिन गाय तो जा रही है ना, गाय तो काटी जा रही है ना। इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं गुरप्रीत जी? देखिए, हमारा एक नेटवर्क है जी, हमें उस नेटवर्क के ऊपर सूचना आती है जी। जो भी गोप्रेमी है, जो गो के हितैषी हैं, वो लोग हमें फोन करते हैं। हम लोग शासन प्रशासन के साथ मिलके उस तस्करी को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और आज तक लाखों गोवंश को और दूसरे मवेशियों को हम इन कसाईयों के हाथों से बचा चुके हैं। बिल्कुल। और आगे भी लड़ते रहेंगे, आगे भी बचाते रहेंगे। ये अकेला गाय का मुद्दा नहीं, ये हमारे देश के अस्तित्व की लड़ाई है। बिल्कुल। हम अपने देश के अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। हम मिटते हैं तो भले मिट जाएं, हमें कोई दुख नहीं उस बात का। हम लड़ेंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, अपनी संस्कृति के लिए लड़ेंगे, अपनी गौ माता के लिए लड़ेंगे। और मैं देश के हर सनातनी से एक निवेदन करता हूं, उठ खड़े हो, लड़ो अपने देश के लिए, बचाओ अपनी गौ माता को। आप अपनी गौ माता को बचा लोगे। बिल्कुल गुरप्रीत जी, हमारे पास समय की कमी है। शशांक धर जी के पास जाऊंगा मैं आखिरी कमेंट के लिए। शशांक धर जी। सर, हम लोग कई संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें जो सबसे ज्यादा काम किया है वो ध्यान फाउंडेशन और गौ ज्ञान फाउंडेशन नाम की संस्थाओं ने, और विगत 3 वर्षों में 70,000 कैटल विद द हेल्प ऑफ बीएसएफ पहले असहाय थी कि हम कैटल को पकड़ ले, रखेंगे कहां, तो ध्यान फाउंडेशन ने शेल्टर उपलब्ध कराया है और बहुत ही मिरेकुलस वर्क हुआ है। पूरे देश में चमत्कारिक ढंग से काम हुआ है और इस जो अभी नया सिनेरियो 2014 के बाद, बिल्कुल, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि रेलवे की भूमिका क्या है। रेलवे की भूमिका पर सवाल उठाया था हमने कि रेलवे के जरिए भी गौ तस्करी की जा रही है और रेलवे ने अपनी बात कही कि हम पूरे डॉक्यूमेंटेशन, जो जरूरी कागजात है उनके होने के बाद ही ये करते हैं, यानी वो अपनी सफाई दे रहे हैं कि हम कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो वेरिफिकेशन के लिए एनओसी चाहिए, जो वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए, जो रेलवे कह रही है कि नहीं, हम वो देखने की बात करते हैं, क्या वो एनओसी सही है, क्या वो वेरिफिकेशन जो वेटनरी डॉक्टर दे रहा है जो सर्टिफिकेट, क्या वो सर्टिफिकेट सही है, ये जानना जरूरी है। और ये जानना जरूरी है कि क्या रेलवे के कुछ अधिकारी सही में इन गौ तस्करों से मिले हुए हैं, और तभी ये सारा खेल हो पा रहा है, क्योंकि बिना अधिकारियों के मिले इतना बड़ा रैकेट जो है वो चलाया नहीं जा सकता। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरप्रीत जी आपका और शशांक धर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ हुई आपकी। और रेलवे की जो भूमिका आ रही है कि गौवंशों की हत्या यानी गौकशी जो की जा रही है बांग्लादेश में, और भारत से जो गौ तस्करी करके बांग्लादेश पहुंचाई जा रही है, उसमें रेलवे की भूमिका है। और आगरा से खासतौर पर गायों को, गौवंशों को रेलवे के जरिए बॉर्डर स्टेट तक भेजा जा रहा है, फिर बॉर्डर स्टेट से उसे बांग्लादेश के कत्लखाने में पहुंचा दिया जा रहा है। बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे जो सिपाही है, हमारे जो बॉर्डर के फोर्स है, वो सभी मिलकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जो है ये इसे रोक नहीं पा रहे हैं। फिलहाल हम कोशिश करेंगे और रेलवे से भी जो उम्मीद करते हैं हम कि इन चीज़ों को रोकने में वो आगे बढ़ के काम करेगा। जो पेपरबाजी है, जो सर्टिफिकेट है, जो पेपर्स ज़रूरी है वो चाहिए, वो तो चेक करेंगे, लेकिन साथ में इस बात की भी जानकारी रखेंगे कि जो पेपर उन्हें दिखाया जा रहा है वो सही है या गलत, क्योंकि जो गौ तस्कर है उनका रैकेट बहुत बड़ा है, उनसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो काफ़ी मजबूत है, काफ़ी प्रभावशाली है और उनके पास काफ़ी पैसा है, वो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए रेलवे से अपील है कि वो जब इस तरीके के मामले को, खासतौर पे कैटल का मामला जब आता है, गौवंश का मामला आता है, तो वो उसे गंभीरता से लेंगे और वो इस तरीके से अगर ले कि ये कोई हमारे परिवार का सदस्य है, तभी ये इस तरीके की गौवंश का जो तस्करी है गौवंश की वो रुक पाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।